नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 184 के चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है प्रभावशाली संभारण प्रबंधन और चुनौतियां। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि आज जो बड़े पैमाने पर व्यापारिक क्रियाएँ हो रही हैं, आज जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रियाएँ हो रही हैं, ऐसे में इन औद्योगिक क्रियाओं या व्यापारिक क्रियाओं के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, जिनसे पार पाए बिना वर्तमान में व्यापार प्रणाली संभव ही नहीं है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, ख़ास तौर पर पहले चैप्टर की वीडियो देखनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट आपको संभारण प्रबंधन शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यदि आपने पहले चैप्टर की वीडियो देखी है कि संभारण प्रबंधन क्या है, तो हमने वहाँ ये पढ़ा था कि बाज़ार में ना सप्लाई चेन नहीं रुकनी चाहिए। कुल मिलाकर बस बात ये है, बाज़ार में जो ग्राहक की डिमांड है, उस डिमांड की सप्लाई चेन रुकनी नहीं चाहिए। इसी के लिए हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सीखते हैं। यहाँ हमारी प्रस्तावना यही बताती है कि किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है क्या? संभारण उद्योग। क्योंकि जितने भी सेक्टर हैं बाकी, आज वो औद्योगिक प्रक्रियाओं पर पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो चुके हैं। तो ऐसे में बात ये आती है कि इस संभारण का प्रबंधन कैसे किया जाए, आखिर औद्योगिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हर एक व्यवसाय आज खरीदने में, बिक्री में, हर एक गतिविधियों में क्या है, बिजी है, टाइम बीता है। और ऐसे में जब तकनीक का युग आया है, तो इसने इसमें एक ऐसी क्रांति ला दी है कि आज हम बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आज पूरे विश्व के लिए संभारण उद्योग एक आशावादी दृष्टिकोण रखता है। लेकिन बात यह आती है, इस आशावादी दृष्टिकोण के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो ये प्रस्तावना हमें यही समझाएगी कि आज जो प्रभावशाली संभारण प्रबंधन है, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ चुनौतियां इंटरनल हैं, कुछ चुनौतियां एक्सटर्नल हैं। तो बात ये आती है इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। तो जिसमें से पहली चुनौती है, कुछ चुनौतियां मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कि कुशल प्रबंधन, ग्राहक प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया योजना, आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता में सुधार, कार्यबल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी विकास, विनियमक अनुपालन, पर्यावरणीय मुद्दे। ये चुनौतियां हैं आज संभारण प्रबंधन के सामने, और इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, आखिर ये चुनौतियां क्या होती हैं, इस चैप्टर में यही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चुनौती के बारे में, जो कि है कुशल परिवहन। एज वी नो वेरी वेल, औद्योगिक प्रक्रियाओं में ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा महत्व है, ये बात हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से अर्थव्यवस्था को जोड़ रहा है, इवन बाज़ार को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ रहा है। और आज जब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो बाज़ार को घर घर तक जोड़ रहा है। वो कौन है? ट्रांसपोर्टेशन। तो बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन एक चुनौती कैसे बन गया है। देखिए, हम सभी जानते हैं जितनी कॉस्टिंग कम होगी, उतना ही चीज़ वो बिक्री उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि किसी चीज़ की अगर लागत कम है तो प्राइस कम है, प्राइस कम है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी भी वस्तु की कीमत में 30% जो रेट हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के जुड़े होते हैं। तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, तो कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत भी महंगी होगी, और जब वस्तु की कीमत महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं डिमांड में कमी आएगी। तो ऐसे में जो कुशल परिवहन है, ये पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ पर यही बताया जाएगा कि एक कंपनी जो है, वो परिवहन विभाग के खर्चों को कैसे कम करे, कैसे इन प्रक्रियाओं को सुधारे कि उसका उत्पाद जल्द से जल्द डिमांड तक पहुँचे, डिमांड सेंटर तक पहुँचे, यानी कि बाज़ार तक पहुँचे। लेकिन बात वही आती है कि इसे कम कैसे किया जाए। तो परिवहन के सामने जो सबसे पहली चुनौती है, वो परिवहन लागत में कटौती है। क्योंकि परिवहन जो है, वो कुल लागत का 30% मामला अपने आप ही शेयर घेर लेता है। यानी कोई सामान अगर 100 रुपये का है,
तो ये मान लीजिए 30% उसकी कीमत 30 रुपये कम से कम उसकी किस चीज़ की आई है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग आई है, यानी कि एक इधर से उधर सामान भेजने के लिए। इसलिए संभावित उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल की रेट बढ़ेंगे, ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन जो लागत है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जाएगी और सारी गतिविधियाँ, सारी चीज़ें अपने आप रेट बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगली जो समस्या है वो है वाहकों को कम करना। कंपनियां कम से कम वाहकों के बीच व्यापार का पुनर्वितरण करती हैं, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा बीच में मीडिएटर आते जाएंगे, यानी कि एक सामान वहाँ से बना, फिर किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, तो बीच में जो ये चैन है ना, इसे वाहक बोला गया यहाँ पर। तो ये जितने ज़्यादा वाहक होते जाएंगे उतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हर स्तर पर प्रॉफिट चाहिए। तीसरी बात है शिपमेंट। शिपमेंट की जब हम बात करते हैं तो शिपमेंट में थोक दरें होती हैं, बड़े पैमाने पर माल एक ही जगह उतरता है। तो ऐसे में समस्या ये आती है कि शिपमेंट की वजह से ना कई बार माल लेट पहुंचता है। अब अगर माल लेट पहुंचा है तो ये बात ग्राहक नहीं समझता है, ग्राहक की संतुष्टि इससे प्रभावित होती है। उपभोक्ता को टाइम टू टाइम डिलीवर चाहिए सामान, लेकिन पीछे से शिपमेंट ही लेट हुई है और यहाँ पर अगर सामान 2 दिन लेट पहुँचता है, ऐसे में ग्राहक की संतुष्टि को फ़र्क पड़ता है। वो कहता है यार मैंने इस दिन सामान मंगाया था, उस दिन सामान नहीं आया। सपोज डेट आपने एक फ़ोन ऑर्डर किया है, लेकिन वो फ़ोन आना है आपका कहीं किसी और स्टेट से मान लीजिए, या फिर किसी और कंट्री का सामान है, तो क्या होगा अगर उसकी शिपमेंट लेट हो जाए तो उस आप तक तो वो लेट डेफिनेटली पहुँचेगा ना, और ऐसे में आप क्या कहोगे, ये तो साइट ही बेकार है। अगली बड़ी समस्या है सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या, बेड़ा प्रबंधन रूटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि छोटे छोटे योग्य जो मार्ग हैं, वाहन के जो प्रकार हैं, दिन के समय के द्वारा यातायात भीड़, सड़क प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए माल वाहकों के कार्यों को सुनिश्चित करने में सहायता मिलता है। कि आज बड़े पैमाने पर क्या है, जैसे लाइक डेट हम क्या कर रहे हैं, गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेबल है। हम छोटे छोटे मार्ग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक देश के अपने अपने नियम हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने नियम हैं, नो एंट्री ऐसी संबंधित समस्याएं हैं। तो ऐसे में जो बड़े बड़े वाहन हैं वो अगर नो एंट्री के टाइम पे नहीं चलेंगे तो छोटे वाहनों को भेजा जाए। इसके साथ साथ फ्यूल कॉस्ट्स यानी कि तेल की लागत, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है कि ईंधन की कीमतें जो हैं वो कंपनियां तो कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, ये तो उनके हाथ में ही नहीं है, ये तो सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार के भी हाथ में नहीं है, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसी चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि तेल की लागत क्या होगी। ऐसे में तेल की लागत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ महंगी होगी, और तेल की लागत कम होगी तो वो चीज़ एक बार को सस्ती हो सकती है। तो संभारण प्रबंधन के सामने जो पहली चुनौती है परिवहन की चुनौती, आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरी चुनौती आती है ग्राहक प्रबंधन। देखिए प्रत्येक उद्योग ग्राहक से कनेक्टिविटी चाहता है, कस्टमर से कनेक्टिविटी चाहता है, और यही उसकी पहली चुनौती भी होती है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है, जो ऑनलाइन उद्योग शुरू हुआ है, इसके परिणामतः ग्राहक से संबंध स्थापित करना बड़ा मुश्किल सा भी काम हो गया और बहुत आसान भी काम हो गया है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, टाइम टाइम डिलीवरी दे रहे हो, अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हो, तो आप ग्राहक से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। लेकिन हल्की सी भी आपकी गलती ग्राहक से आपकी कनेक्टिविटी को ख़त्म कर देगी, क्योंकि ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता चाहता है और साथ साथ वो ये भी चाहता है कि सामान खरीदते वक्त हर एक चीज़ के बारे में उसे पता चले, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी हो। लेकिन जब सामान की गुणवत्ता उसे ना मिले और ट्रांसपेरेंसी ना हो, पारदर्शिता ना हो, तो ही बड़ी दिक्कत आती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हो, तो आपने पहले आप क्या करोगे, उस सामान की पिक्चर देखोगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में और ये देखोगे उसमें क्या 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 है। इवन ये भी होगा कि इसी यही सामान किसी और कंपनी का अगर है तो उसके रेट में क्या फ़र्क है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो हमें ये जो इतनी सारी जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इसे ही हम बोलेंगे हाँ भाई उद्योग में पारदर्शिता है, कि कंपनी अपने ब्रांड के बारे में हर एक चीज़ बता रही है। तो आज हर एक ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है और उचित पारदर्शिता की उम्मीद रखता है। अब बात यही आती है व्यापारिक कंपनियों को कि इस पारदर्शिता को कैसे बनाए रखा जाए, इस क्वालिटी को कैसे बनाए रखा जाए, ग्राहक से कैसे संबंध स्थापित की जाए। ये पहली चुनौती है। दूसरी बात यह आती है कि ग्राहक सेवाओं में वृद्धि कैसे की जाए।
अब देखिए, ग्राहक को क्या चाहिए? सही समय पर सामान चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि क्या ग्राहक डिमांड में वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे में आजकल क्या चल रहा है, ग्राहक सेवा में वृद्धि कैसे की जा रही है? आज बड़े पैमाने पर उन्हें फ़ोन कॉल किए जाते हैं, ऑनलाइन बातचीत किया जाता है, मेल की जाते हैं, सोशल मीडिया चल रही है, आज तकनीक का युग है। ऐसे हम ये देखते हैं कि ग्राहकों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो सामान उन्हें मुहैया करवा के ग्राहक सेवा में हमें वृद्धि करनी चाहिए। बेहतर से बेहतर यानी कि बेटर कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। आज के ग्राहक ग्राहक सेवा से संबंधित सारी विशेषताओं की उम्मीद रखता है, खास तौर पर जब वो ऑनलाइन ऑर्डर करे। वो ये देखना चाहता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ से आएगा, शिपिंग कहाँ से है, सामान कितने समय में पहुँचेगा, और वो ये भी ट्रैक करता रहेगा कि मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सारी सुविधाएं देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हो गई है आज ग्राहक की संतुष्टि में, वो हो चुकी है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। यानी कि आपने सामान खरीदा और आप सामान खरीदने के बाद असंतुष्ट हो, तो आप क्या करोगे? उस सामान को वापस भी भेज दोगे, 10 दिन की रिप्लेसमेंट। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं आज व्यापार संभालने के क्षेत्र में। पहली चुनौती कौन सी पड़ी हमने? परिवहन की। और दूसरी ग्राहक प्रबंधन की, यानी कि ग्राहक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट किया जाए। तीसरी बहुत बड़ी चुनौती है बिजनेस फील्ड वाले लोगों के लिए कि व्यवसाय प्रक्रिया योजना। देखिए, हर चीज़ की सफलता ना एक प्लानिंग पर निर्भर होती है। तो उद्योग की सफलता के लिए भी क्या है? बेहतर प्लानिंग होगी। अब उद्योग की सफलता के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि आपका बजट जितना है उस बजट के हिसाब से आपका आइटम होना चाहिए, उसकी लागत कम से कम होनी चाहिए, बेहतर सुविधाएं हों, भंडारण हो, परिवहन लागतें हों, एक पूरा पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए। क्योंकि एक बेहतर प्लानिंग ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। अब ऐसे में प्लानिंगों में भी एक प्लानिंग होती है आकस्मिक प्लानिंग, यानी कि अचानक से। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनके ऊपर कोई वश नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए एकदम से क्या किया जाए? जैसे एकदम से उत्पादन की डिमांड हो जाए, या परिवहन ना हो, माल भाड़े से संबंधित मामले एकदम से आ जाते हैं कि एकदम से रेट वहाँ बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। संगठन में कोई आंतरिक समस्याएं, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं पहले से बनाई जाती हैं। इसके अलावा व्यापार प्रक्रियाओं में हम सुधार कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि एक तो पहली बात हमारी कॉस्टिंग में कमी आए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कैसे भी करके। तो कॉस्टिंग में कमी व्यापार प्रक्रिया में सबसे बड़ी सुधार होती है। ऐसे में आपूर्ति प्रदाता से उम्मीद की जाती है कि सारा जो प्रचालन का ढांचा है उसमें अंतर से परिवर्तन करें, इंटरनल चेंजेस करें। इसके अलावा जो सेवाएं हैं ना, वो क्या करे? खंडों में दे। आज हम देखते हैं कि अगर एक कोई सामान बन रहा है तो उसका टूल कहीं और, कोई और, कहीं और। इससे क्या होता है, जब हम खंडों में सेवाएं देते हैं तो क्वालिटी बढ़ जाती है। और मैट्रिक्स, जितने भी नापने की पद्धतियां होती हैं ये सब मैट्रिक्स कहलाती हैं। आज संभारण तंत्र में बिना माप के, बिना विश्लेषण के, बिना पुष्टि के किसी भी चीज़ की क्या है? एकीकरण अधूरा है। कि नेट वेट कितना है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या किस किन चीज़ों से प्रोडक्ट बना हुआ है, ये सारी सूचनाएं हमें ग्राहक को देनी पड़ती है। इसके साथ साथ व्यवसाय प्रक्रिया योजना में हमें ये भी देखना पड़ता है कि समय बीतने के साथ जो नए नए अवसर आ रहे हैं, इन अवसरों को कैसे कंपनियां लपक सकती हैं। जितनी तेज गति से आप इन अवसरों को लपकोगे उतनी ही उद्योग प्रभावशील बढ़ेगा। तो ये व्यवसायिक प्रक्रिया योजना की चुनौती है। अगली चुनौती है कि आपूर्ति श्रृंखला को कैसे बनाया जाए, और साथ साथ जो सप्लाई चेन है इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी जाए। अगर ऑर्डर में कोई कमी है तो कमी आपको कौन बताएगा? ग्राहक बताएगा। तो आपको ग्राहक से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी ना। तो वही वो कह रहा है कि ऑर्डर में कमियों को कम करने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये उपलब्ध वस्तु के प्रत्येक पहलू के बारे में सोचना देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यदि आप कोई सामान ऑनलाइन ले रहे हो या वैसे भी ले रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप एक एक चीज़ पर ध्यान रखोगे कि हाँ भाई, ये चीज़ में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, ये कंपनी कहाँ की है, इसका एमआरपी अगर है तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ और कोई कंपनी दे रही है तो उसका एमआरपी क्या है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। इवन जब कोई सामान आ जाएगा उसके बाद भी अगर यूज़ करने के बाद हम संतुष्ट नहीं हैं तो भी हम ये चाहेंगे कि वो चीज़ वापस चली जाए। शिपमेंट पर भी नज़र रखेंगे, चीज़ों को ट्रैक भी करेंगे, चीज़ें कहाँ से आ रही है ये भी देखेंगे।
तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, ये अगली समस्या है। अब बात आती है कार्यबल प्रबंधन, वर्कफोर्स। किसी भी संगठन के लिए वर्कफोर्स जो टीम है वो महत्वपूर्ण पहलू होता है। भाई बिना मजदूरों के आप उद्योग चला लोगे क्या? किसी उद्योग के विकास की जो बेस है वो मजदूर ही तो है, वर्कफोर्स ही तो है, ताकि जल्द कम से कम समय में जल्द से जल्द सामान क्या वो उत्पादित हो सके। ऐसे में श्रम शक्ति के बीच में तालमेल बना रहे, एक अच्छी संचार कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक औद्योगिक व्यवस्था को चला सकते हैं। तो संभार प्रबंधन में आज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में इस चीज़ का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि इन चुनौतियों से क्या करा जाए, पार पाया जा सके। अगली चुनौती है टेक्नोलॉजी की। दिन बदला और एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे में अगर कोई उद्योग आज भी परंपरागत साधनों से चल रहा है तो उसका पतन निश्चित है। यानी कि तकनीक के हिसाब से आपको परिवर्तन करना होगा, नई नई तकनीकें आपको अपनानी होगी। लेकिन बात यह आती है कि नई नई तकनीकें अपनानी कोई साधारण काम है क्या? अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप उसको अपनाना है तो कॉस्टिंग भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी लागत भी तो बहुत ज़्यादा है, कोई सस्ती चीज़ थोड़ी है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी है, कुछ ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जैसे स्वचालित मशीनें हैं, डाटा चालित सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो हैं सॉफ्टवेयर जो हैं, ये काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। आज पैकेजिंग के लिए, लेबलिंग के लिए बहुत अच्छा काम, बहुत जल्दी काम हो जा रहा है इन मशीनों से। गोदाम में माल की छटाई बहुत आसानी से हो जा रही है इन मशीनों से। लेकिन बात ये आती है, क्या ये ऐसे ही लग जाती है मशीनें? आज सॉफ्टवेयरों की मदद से शिपिंग ट्रैकिंग व्यवस्था 24 घंटे ऑन रहती है। आप 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं आपका माल कहाँ पहुँचा है। शिपमेंट अलर्ट, सूचनाएं प्राप्त करना, कस्टम रिपोर्टिंग सेटअप करने में सक्षमता, ये सब तकनीक से पता चलता है। डाटा एनालिटिक्स ग्राहक अनुभव में सुधार करवाता है कि हाँ भाई इतने माल हमारा अब बिका, इतना ये बिका, तो कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आज तो बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है, रोबोट का यूज़ हो रहा है, अपने आप चलने वाली मशीनों यानी कि ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग हो रहा है। तो ऑर्डर को पूरा करने में, उस समय में होने वाली देरी को कम करने में बड़े पैमाने पर ये तकनीकें काम कर रही हैं। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जोखिमों को कम कर रहा है, रिस्क को कम कर रहा है, डिलीवरी सुरक्षित हो पा रही है, वितरण सुनिश्चित हो पा रहा है। और ऐसे में सिर्फ किसकी वजह से? तकनीक की भूमिका। और क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड जो कंप्यूटिंग है ये समाधानों को सक्षम और सस्ता बनाती है। इसका उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, इसके संसाधनों, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग केवल जब ही हो सकता है जब एजुकेशन लेवल हाई हो। तो अगर सप्लाई चेन हमें बनाए रखनी है तो समय के साथ साथ तकनीक को अपनाना होगा, लेकिन तकनीक अपनाने की लागत अधिक होती है। और ऐसे में उद्योगों में आज इतना ज़्यादा क्या है, प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस कंपटीशन को हल करना है तो आपको तकनीक को डेफिनेटली अपनाना होगा। हालांकि कुछ तकनीकें महंगी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये जो तकनीकें महंगी हुई हैं, ऐसे में हमें उन तकनीक उद्योगों से बेस लेना होगा। तो उन तकनीक उद्योगों से जब हम बेस प्राप्त कर लेंगे, उन तकनीक उद्योगों से हम क्या कनेक्टिविटी कर लेंगे, तो ही हम अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इसका भी अध्ययन किया जाता है और आज ये सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि बार कोडिंग और स्कैनिंग के लिए हमें रेडियो आवर्ती पहचान की ज़रूरत होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? रिकॉर्डिंग और बार कोडिंग और स्कैनिंग के लिए। ऐसे में इन तकनीकों को अपने दम पर लागू करना बेहद महंगा है। और ये जो फिर ये तकनीकें आएंगी कहाँ से? इन तकनीकों की आपूर्ति करेगा तीसरा पक्ष। ऐसे में उसका भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। तो ये तकनीक में है। और इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा अभी, स्वचालित मशीनें आज जो आ रही हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिक व्यवस्था में क्रांति ला दी है। इसके अलावा और तकनीक कहाँ पर अपनी भूमिका निभा रही है? आज ड्रोन सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। तो जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन दुर्घटनाओं पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, जिससे गोदाम की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ लागत में भी क्या आती है? कटौती आती है, डिलीवरी की प्रक्रिया तेज़ होती है। ये देखा जाता है कि जो गोदाम हैं वहाँ पर मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा माल की सिक्योरिटी है या नहीं है, पैकेजिंग में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नहीं लग रहा है। आज ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के दम पर ही हो रही हैं। रोबोटिक्स शिपिंग को दोगुनी गति से, शिपिंग में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आधा कर दिया रोबोटिक्स ने। इसके अलावा पैकेजिंग में अगर कहीं दोष है तो उसके बारे में पता चला रहे हैं। क्लाउड इंटीग्रेशन,
ये वितरित स्थानों को और भौगोलिक स्थानों के लोगों के बीच में जो समय डेटा प्रदान कर रहा है। स्वायत्त ट्रैकिंग, यानी कि आप अपने आप ही सेंसर का यूज़ कर रहे हैं और सड़क की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं, कहाँ पर जाम लगा है, कहाँ नहीं है, कहाँ कैसे, ये सब हम पहले से गूगल मैप पे हम ट्रैक कर ले रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी बात हमने पहले से ही कर ली है। 3D प्रिंटिंग, इससे हमें डिजाइन, लोगो, इन सब के बारे में पता चल रहा है। और ब्लॉकचेन तकनीक, जो कि पारदर्शिता को बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें तकनीकों का युग है, और अगर इन चीज़ों को कोई उद्योग नहीं अपना रहा है तो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। अगली जो चुनौती है उद्योग के सामने, वो है नियमों का अनुपालन करना। सरकार समय समय पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ अधिनियम बनाती रहती है, और ये ज़रूरी भी है ताकि औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रण में रखा जा सके। उन्हें ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना पड़ता है। कानून, नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। यदि सरकार किस चीज़ में चेंजेस ला रही है तो डेफिनेटली पूरी औद्योगिक व्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। ऐसे में बात ये आती है, जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इन्हें इन अधिनियमों के बारे में जागरूक होना चाहिए और इनका पालन भी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी इन अधिनियमों के प्रति अवेयर नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या लग सकता है, शुल्क लगेगा। तो ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान कानूनों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर एक कंपनी अपने यहाँ एक कानून विशेषज्ञ रखती है, ताकि उसे हर चीज़ के बारे में पता हो, उन कानूनों को पालन को करे। और ऐसे में व्यापार प्रक्रिया बहुत क्या हो सकती है, महंगी साबित हो सकती है। अगर हल्की सी भी गलती हो जाए, बड़े बड़े जुर्माने ठोके जाते हैं। और अगली सबसे और बड़ी चुनौती और लास्ट चुनौती है पर्यावरणीय मुद्दे। आज औद्योगिक इकाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सतत विकास को बढ़ावा दे सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। आज औद्योगिक इकाइयों ने जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण किया है, इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके, कार्बन के स्तर को कम किया जा सके। ऐसा ना हो कि औद्योगिक विकास के चलते चलते हमें पर्यावरण की कीमत को चुकाना पड़े। ऐसे में आज हर एक देश इस चीज़ पर ध्यान रख रहा है। हर एक कंपनियों के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर उनमें से कोई औद्योगिक कचरा निकल रहा है तो वो कहाँ जाएगा। इसके अलावा किसी भी औद्योगिक इकाई को स्थापना करने से पहले क्या क्या परमिशन लेनी ज़रूरी है, कैसे स्थानों पर उद्योग लगाए जा सकते हैं, कैसे स्थानों पर उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं। ये आज बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि अगर विकास आप करोगे, औद्योगिक इकाई लगाओगे, तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा, कार्बन तो उससे उत्सर्जित होगा ही होगा। लेकिन इस कार्बन के स्तर को कैसे कम किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो सके, इसके लिए पर्यावरण पर ध्यान देना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रभावशाली संभारण प्रबंधन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिसे हल किए बिना आप सप्लाई चेन को नहीं बना सकते। तो ये चैप्टर इतना ही है। आगे इस चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा तो हम कर देंगे। 10 चुनौतियों की बात इस चैप्टर में की गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।